नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लेकर, जो कि हमारी हफ्ते में 3 दिन चलती है। और जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ, जीआईसी, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सहयोगी साबित होगी। और हमने कल अपनी एक वीडियो इससे रिलेटेड डाली थी, यह उसका दूसरा सीरीज है। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पाषाण काल। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 26वां प्रश्न है कि ब्लेड और ब्यूरियन चारित्रिक उपकरण हैं। तो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसके 4। निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के या नवपाषाणिक संस्कृति के। और यह प्रश्न आपका जो है यूपीजीआईसी 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। ब्लेड और ब्यूरियन क्या है? चारित्रिक उपकरण है। उपकरण मतलब जो आपके वेपन्स होते थे वो है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से। और यह प्रश्न आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जानते हैं ना, इकोनॉमी, किससे संबंधित है इन चारों में से? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे? नवपाषाण काल से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। तो ये जो खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ सर्वप्रथम किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि खाद्यान्नों का उत्पादन कब से सर्वप्रथम हुआ, किस काल में? नवपाषाण काल में, बताइएगा। और दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यहाँ से दूसरा प्रश्न बनता है कि नवपाषाण काल में ही मनुष्य किससे? कृषि कर्म से क्या हुआ? परिचित हुआ। तो नवपाषाण काल में ही मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यह आपका दूसरा है और यह आपका पहला है कि खाद्यान्नों का उत्पादन। अब जो है आगे देखते हैं, नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। तो इसी काल में यहाँ आपका तीसरा प्रश्न भी बनता है कि नवपाषाण काल में ही जो जौ और गेहूं की वन्य किस्म की खेती को योग्य बनाया गया, इसी काल में ही। और आगे बढ़ते, भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिवा और मेहरगढ़, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्थल है बच्चों आपके। कोल्डिवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी। ये चौथा प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोल्डिवा और मेहरगढ़ किस काल की थी, तो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी। नवपाषाण काल में थी, जहाँ से क्या चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से आपका चौथा प्रश्न बनता है कि कोल्डिवा और मेहरगढ़ से किसके प्रमाण मिलते हैं? यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में भी। तो चावल और गेहूं के आपके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। और नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लुहरा देव से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न बनता है कि जो धान उत्पादन का प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपको मिला है? लुहरा देव से मिला है। और चौथा आपका प्रश्न क्या बनता है कि चावल और गेहूं के साक्ष्य के स्पष्ट प्रमाण आपको कहाँ से मिलना है? कोल्डिवा और तथा मेहरगढ़ से। और जो इसी काल में ही जो मनुष्य है कृषि कर्म से क्या हुआ? परिचित हुआ। यह आपका तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न कि जौ और गेहूं की वन्य किस्म की खेती इसी काल में इसको योग्य बनाया गया। और पांचवा प्रश्न ये क्या कि जो खाद्यान्नों का उत्पादन था वह क्या नवपाषाण काल में ही हुआ। तो यहाँ से आपको कितने सारे प्रश्न मिल गए है ना बच्चों। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। किससे? तो बच्चों आपका 28वां प्रश्न
के ऑप्शंस हैं कि जो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? भीमबेटका से, बागौर से, मदाहा से, सराय नहर राय से। और यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मदाहा से। कहाँ से? मदाहा से, जो आभूषणों से युक्त मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे हमको और अच्छी तरीके से समझ आए। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश जिले में स्थित मदाहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि प्रतापगढ़ कैसा स्थल है? तो प्रतापगढ़ आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कहाँ से जो है आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं, तो आप बताइएगा प्रतापगढ़ से। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बनता है, यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई पाई गई हैं। इसमें मृगशिक के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। तो यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो है ये मृगशिक के छल्लों की माला और हड्डियों के जो आभूषण है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ से प्राप्त हुए। प्रतापगढ़ के मदाहा जिले से आप सबको यह मिला है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिले और आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। पहला ऑप्शन है उदयपुर के निकट राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ में और चौथा ऑप्शन है मिर्जापुर में। और जो है ये जो प्रश्न है आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में। तो आपको बताना है कि इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि चोपनी मांडो कहाँ मध्य पाषाणिक स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए पहले हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए। यह थोड़ा प्रश्न जो है आपका सही नहीं लगता है, विवाद सा लगता है इसमें। पहले हम व्याख्या को समझे। चोपनी मांडो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन किनारे के स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो आपसे कोई पूछे, यहाँ एक प्रश्न बनता है, चोपनी मांडो कैसा स्थल है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई वर्ष कब हुई? 1967 से 1982 के बीच हुई। तो यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि इस पूरा स्थल की खुदाई कब हुई? तो यहाँ इस टाइम हुई 1967 से 1981 से 82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। तो आपसे कोई पूछे पेबुल कहाँ से मिलते हैं, तो चोपनी मांडो से। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पूरा स्थल लगभग। तो यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा चोपनी मांडो पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है। तो विस्तृत है कितने? 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में। और जो इसमें देखिए दिया है कि प्रश्न के विकल्प बी में चोपनी मांडो को कोराव तहसील में दर्शाया गया है, जो कि असत्य है। अतः चोपनी मांडो मेजा तहसील में स्थित है। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर प्रश्न में कोराव तहसील में दर्शाया गया है, जबकि ये कहाँ है? मेजा तहसील में। तो आपका ऑप्शन ये चारों इसमें से कोई नहीं है, बल्कि यह ऑप्शन यह जवाब बिल्कुल सही है कि चोपनी मांडो मेजा तहसील में स्थित है, कोराव नहीं मेजा तहसील में स्थित है। ठीक है बच्चों, आइए अब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विवाद के कारण बन जाते हैं और कभी कभार जो है उस पर जो है सभी को मार्क्स भी मिल जाते हैं जब अगर गलती हुई रहती है प्रश्नों में, तो ऐसी बात नहीं है। आइए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? और यह जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? ऑप्शन है पहला उच्च पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है ताम्र पाषाण और चौथा है लौह काल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका बी, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बागोर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण से है। ठीक है बच्चों, आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या
बागोर कहाँ है आपका? भीलवाड़ा राजस्थान में। मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधी है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बागोर से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। आपको बताना है कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए। ऑप्शन है रॉबर्ट्स, ब्रूसफुट, मार्टिमल, हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंगम। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही आपको ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह भारतीय प्रागैतिहासिक के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। आइए चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और भी समझने में आसानी हो। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन है? ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। यह याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट, कहाँ? चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी के निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपनी सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि 1863 में उन्होंने कहाँ पर? चेन्नई के निकट पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त की। ठीक है बच्चों, और बाद में इन्होंने अपने साथी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण और पश्चिम भारत में कई और प्रागैतिहासिक काल के अनेक महत्वपूर्ण खोज की। और इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? और यह आपका GIC सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कामियाड़े, रॉबर्ट ब्रूसफुट, HD संकालिया, D टेरा। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्हें ही भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। बच्चों अब हमारा 33वां प्रश्न है कि किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है RB फूड, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, और तीसरा ऑप्शन है HD संकाली, और चौथा है ऑप्शन है बी, सुब्बाराव। और यह प्रश्न है आपका UPGIC परीक्षा 2009 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, RB फूड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल से, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल से, और तीसरा है ऊपरी पूर्व पाषाण काल से, और चौथा है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से। तो बताइए बच्चों इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? और आपका यह प्रश्न जो है बता दें PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से आपको क्या पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, इसके प्रमाण मिलते हैं। अब चलिए अब हम इसकी व्याख्या को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिससे आपको कुछ और प्रश्नों का भी ज्ञात हो जाए। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि आदमगढ़ आपका कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागोर के भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। तो आपका यहाँ पर दो प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि जो पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? तो पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो कि है आपका, यहाँ से आपके साक्ष्य मिले, तथा बागौर के भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ से बनता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो नवपाषाण काल ही वह काल था जहाँ से आपको कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ, तथा इसी काल में ही जो उपकरण यानी वेपन्स हुआ करते थे उसको पॉलिशदार कर दिए गए थे। पॉलिश करके उपकरण पॉलिश किया जाता था उपकरणों को, ज़्यादातर जो विशेषकर कुल्हाड़ियों के निर्माण में वह इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन गया। तो व्याख्या को देखने से आपको एक नहीं कई प्रश्न
तैयार हो जाते हैं आपके। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशु की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सबके नाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है के एन प्रसाद और पी यादगिरी, और दूसरा ऑप्शन है डी आर शाह और ए के शर्मा, और तीसरा ऑप्शन है शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, और चौथा ऑप्शन है पी के थॉमस और पी पी जोगेलकर। और ये आपका रिसेंट में 2020 में पूछा गया प्रश्न है, वो भी किसमें, यूपी जीआईसी परीक्षा में आपका पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है डी, पी के थॉमस और पी पी जोगेलकर। ये दोनों थे जिन्होंने जो दमदमा है, दमदमा आपका क्या है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल, यहाँ से आपके पशु की हड्डियां जहाँ से मिली है उनका अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। और आप ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं, इनके भी नाम में पी आता है और इनके भी नाम में पी आता है, तो पी के थॉमस और पी पी जोगेलकर। आइए हम अपनी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मध्यपुरा पाषाणिक स्थल दमदमा के पशु की हड्डियों का अध्ययन पी के थॉमस और पी पी जोगेलकर द्वारा किया गया। अब यहाँ से आपके और कई प्रश्न देखे मिलेंगे। इसका उत्खनन कब हुआ, 1882 से 1883 तथा 1886 से 1887 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर के वर्मा, वी डी मिश्र, जी एन पांडे और ए एन पाल द्वारा किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका उत्खनन कब हुआ, तो इसका उत्खनन का वर्ष है 1982 से 1986 से 87, और कहाँ के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो संस्कृति, पुरातत्व विभाग और प्राचीन इतिहास के थे, ये सभी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के पहले की संस्कृति, और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, कुल्ली संस्कृति, दूसरा है वैदिक संस्कृति, तीसरा ईरानी संस्कृति और चौथा है सुमेरिया संस्कृति। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है उसको बताना है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, अब हम आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से। तो जो हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की संस्कृति है उसी को प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। और इसमें क्या आती है, कुल्ली संस्कृति आती है। कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको दूसरा प्रश्न है 37 तिथि क्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आपको तिथि क्रम अनुसार इन सभी को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो आइए अब हम अपने ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ये चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो बताइए, जिसको थ्योरी पूरी याद होगी, काल सब याद होंगे, वह यह क्वेश्चन करके आएगा परीक्षा में। तो यहाँ देखिए, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला क्या है, पहला क्या आपका आएगा, पूरा पाषाण युग आएगा। फिर दूसरा आपका क्या आएगा, मध्य पाषाण युग आएगा, है ना बच्चों। फिर तीसरा आपका क्या आएगा, नव पाषाण युग आएगा, नव पाषाण युग। और उसके बाद क्या आता है आपका ताम्र युग। ये चारों आपके क्या है, बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ देखिए व्याख्या दिया है कि पाषाण कालीन संस्कृति का तिथि क्रम अनुसार निर्धारण है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और तथा ताम्र युग। ये चारों आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित हो, नव पाषाण काल से। पहला ऑप्शन है पैसरा, दूसरा है बागोर, तीसरा है सेनुआर और चौथा है सराय नहर राय। और यह प्रश्न रिसेंट में आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है सेनुआर। सेनुआर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यह नव पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी में स्थित सेनुआर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेनुआर कहाँ स्थित है, मध्य गंगा घाटी में, और यह कैसा स्थल है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो यह नव पाषाणिक स्थल है। अब यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया। जबकि सराय नहर है, मदहा, दमदमा, ये सब क्या है, मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है। आपसे कोई पूछे तो जो सराय नहर राय, महदहा और दमदमा है, ये तीनों क्या है, मध्य पाषाणिक स्थल है। और इन स्थलों से आपको क्या मिलते हैं, हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। यहाँ से तीसरा
प्रश्न बनता है कि ये जो तीनों स्थल है यहाँ से आपको हड्डी के उपकरण तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आभूषण के उपकरण भी आपको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो बागोर है आपका, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, वो मध्य पाषाणकालीन स्थल ये भी है ना बच्चों। यहाँ से आपको किसके साथ मिले, पशुपालन के साथ। यहाँ से आपका चौथा प्रश्न बनता है कि जो बागोर भीलवाड़ा राजस्थान है, यहाँ से आपको क्या पशुपालन के साथ मिलते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब हम अपने आगे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जरा देख लिया जाए। पहला पॉइंट है आपका, सराय, नहर, राय एवं मगधा, दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ये ऊपर मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है आपका, सराय, नहर, राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल, कितने, 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो जो है, अगर यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ से 4 मानव, ऐसी समाधि कहाँ मिली है जहाँ से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, तो आप सभी क्या बताएंगे, सराय, नहर, राय ही। और ये कैसा स्थल है, मध्य पाषाणकालीन। ठीक है बच्चों, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको कालक्रम से लगाना है। पहला ऑप्शन है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है पूर्व पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यह आपका जो है UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आपको बिल्कुल सही क्रम में लगाते जाना है इसको। आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। पहले आपका क्या आता है, पूर्व पाषाण युग आता है, मैंने आपको बताया था ना। और उसके बाद आपका क्या आता है, नव आएगा, नव पाषाण युग आएगा। फिर आपका क्या आएगा, कांस्य युग आएगा। कांस्य युगीन युग किसको कहते हैं जानते हैं ना आप लोग, हड़प्पा संस्कृति को, सिंधु घाटी सभ्यता को। और उसके बाद आपका लास्ट में क्या आता है, लौह युग। ये चारों आपका व्यवस्थित रूप से सही क्रम में है। अब यहाँ देखिए आपका जो है दिया हुआ है व्याख्या, इसको भी देख लेते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों, कितने, 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। किसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी कितने, 3 कालों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल तथा पूर्व, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल है। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। तो जो इसमें क्या कहते हैं, पहले क्या था, जो पाषाण संस्कृति थी इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। और जो ये पूरा पाषाण युग था, काल था, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। और जो है ये जो नवपाषाण काल के बाद आपका क्या आता है, कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो जो नवपाषाण काल के बाद एक कांस्य युग आता है जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। जबकि भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि जो है भारत में लौह युग का प्रारंभ कब हुआ, तो बताइएगा आपको, लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है इसको। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे कोई पूछे दे कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है, तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो जो औजार है, परिष्कृत औजार, उनको किसका युग माना जाता है, निम्न पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग और चौथा मध्य पाषाण युग। ये आपका जो है PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उच्च पूरा पाषाण युग। इसमें ही इसे ही परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। पूरा पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 3 में विभाजित किया गया था। पहला क्या आता है आपका, पूर्व, फिर मध्य, फिर क्या आता है आपका उच्च। तो ये जो परिष्कृत औजार हैं उनको उच्च पूरा पाषाण युग में माना जाता है। अब चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना एवं दूसरा है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। तो जो है इस काल का प्रधान पाषाण, यह जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसका प्रधान जो उपकरण है वो किसको माना जाता है, ब्लेड को माना जाता है। किसको, ब्लेड को। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बनता है और पूछा जा सकता है आपसे कि प्रधान उपकरण क्या था उच्च पाषाण का, पूरा पाषाण काल का, तो बताइएगा ब्लेड था।
तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। जो पूरा पाषाण युग है इसका प्रमुख औजार क्या था। पहला ऑप्शन है हस्त कुठार, दूसरा है शल्क के बने फलक, और तीसरा है हड्डी के औजार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और ये आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है हस्त कुठार। हस्त कुठार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पूरा पाषाण युग का क्या था, प्रमुख औजार था। चलिए बच्चों अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाए। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, हैंड एक्स कहते हैं। हैंड एक्स कहते हैं ना, तो हैंड एक्स था। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दुर्रे तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न बनता है कि ये उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से पाए गए। तो बताइएगा कि मद्रास के बदम दुर्रे तथा अतिपरक्कम से पाए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए थे। तो यह साधारण पत्थरों से जो है इनका निर्माण हुआ था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो हैंड एक्स था, जिसे हस्त कुठार भी कहते हैं, क्लेवर था, आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। पहला ऑप्शन है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है निम्न पूरा पाषाण काल, और तीसरा है मध्य पाषाण काल, और चौथा है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। और यह प्रश्न आपका यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बी, निम्न पूरा पाषाण काल। यह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ही यह हैंडेक्स और क्लेवर जो है आपका, जो ये हैंडेक्स और क्लेवर है, यह उपकरण क्या है, इसके परिचायक है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या है हैंडेक्स क्लेवर आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब चलिए अब हम इसकी दूसरे प्रश्नों को देख लेते हैं। 43वां प्रश्न है आपका, हैंडेक्स क्लीवर का संबंध है। तो जो हैंडेक्स हस्त कुठार और क्लीवर का किससे संबंध है, उच्च पूरा पाषाण संस्कृति से, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति से, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से, या मध्य पाषाण संस्कृति से। और यह जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी परीक्षा में 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से आप जो है हस्त कुठार, जिसे हैंडेक्स कहते हैं, और साथ ही साथ क्लीवर जो है संबंधित है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो जो ये पाषाण युगीन मानव है, किस काल में इसको आग की जानकारी हुई थी, यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल, और चौथा है नवपाषाण काल। और यह प्रश्न आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है ए, निम्न पूरा पाषाण काल जो था आपका, इसी में आपको हैंड एक्स और क्लेवर की भी जानकारी हुई थी, उससे संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल, और साथ ही साथ पाषाण युगीन मानव को इसी काल में जो है आग की भी जानकारी हुई थी। आइए अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या को देख लेते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल से हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। जानकारी तो इन्हें निम्न पूरा पाषाण काल में हो गई थी आग की, पर इसका उपयोग, इसका जो है किस तरह अपने कार्यों में उपयोग किया जाए, काम में लाया जाए, इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन उनको बिल्कुल भी नहीं थी। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब, नवपाषाण काल के दौरान सीखा। तो जानकारी तो उन्हें जो है निम्न पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन जो उपयोग करना है आग का, उसका उपयोग करना कब सीखा इन्होंने, नवपाषाण काल में। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन गया कि आग का उपयोग करना इन्होंने कब सीखा, तो नवपाषाण काल के दौरान सीखा। आइए अब हम अपने 45वें प्रश्न को देखते हैं। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो यह सही है या गलत, आपको यह बताना है। सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है कि मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, यह सत्य है। जो मिट्टी के बर्तन है आपके, ये नवपाषाण काल से ही संबंधित। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं।
नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द, नवपाषाण को काल को ही हम इंग्लिश में न्यूलिथिक एज भी कहते हैं। इस सब का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। तो यहाँ आपका दो प्रश्न बन सकता है, दो प्रश्न। पहला ये पूछेगा कि ये नवपाषाण और न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बताइएगा उन्हें सर जॉन लुबाक ने किया था। सर जॉन लुबाक ने कब किस सन में किया था? 1865 ईस्वी में। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। पहला है कृषि कार्य। कृषि कार्य कब से प्रारंभ हुआ? नवपाषाण युग से। यहाँ से आपका प्रश्न एक और बन गया। तीसरा प्रश्न ये आपका पहला था। पशुओं को पालना इसी काल में प्रारंभ हुआ। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना इसी नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। तथा मृदभांड बनाना, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मृदभांड बनाना यह कब से आपका शुरू हुआ? नवपाषाण काल से ही शुरू हुआ। अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसा प्रश्न कि कृषि कार्य, पशु को पालना, पत्थरों के औजारों का घर्षण तथा उन पर पॉलिश लगाना और जो ये मृदभांड बनाना, ये किस काल से संबंधित है, किस काल से होने प्रारंभ हुआ, तो आप बताइएगा नवपाषाण काल से, जिसे क्या हम इंग्लिश में कहते हैं? न्यूलिथिक एज कहते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? कौन सा काल? संक्रमण काल। पहला ऑप्शन है आपका नवपाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है पुरापाषाण काल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आपका उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है बी, मध्यपाषाण काल। इस युग को ही क्या कहा गया है? संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एसी नाम गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रांति का काल कहा गया है। किसका? संक्रांति का काल। क्योंकि इस काल में ना तो पुरापाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया था और ना ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतः अपनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? संक्रमण काल। जो पुरापाषाण की विशेषताओं को न पूरी तरीके से इन्होंने त्याग किया था और न ही जो ये नवपाषाण काल की विशेषताएं थी उनको पूरी तरीके से उनको अपनाया था, इसलिए इनको क्या कहा गया था? संक्रांति का काल या संक्रमण काल। और कब हुआ था उत्खनन? 1887। कहाँ पर? फ्रांस की मॉस द एसी नाम गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप यह जो है निर्णय लिया गया, बताया गया कि इसे मध्यपाषाण काल को क्या कहा गया? संक्रमण काल। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी, वह बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। और यह आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। इसकी क्या थी? मुख्य विशेषता थी मध्यपाषाण काल की। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मध्यपाषाण काल के लोगों को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथिक तथा सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे, माइक्रो छोटे। इसमें मध्यपाषाण काल में छोटे औजारों का ही भी प्रयोग किया जाता था। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। जो मध्य पुरापाषाण काल थे, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व, मध्य और उच्च। तो जो मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण कैसे बने हुए थे? कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से। और यह आपका रिसेंट में पीजीटी परीक्षा यूपी के 2021 में पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर होगा बी, फलक से। यह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रेपरों की प्रधानता मिली है।
छिद्रक, ब्यूरिन तथा बेधक अन्य प्रमुख उपकरण प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फ्लग ब्लेड तथा चक्राव कोड भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, जो ये हैंड एक्स है, क्लीवर है, फलक ब्लेड और चक्राव कोड जो मिले हैं, इन सभी अधिक संख्या में मिले हैं ना, तो अधिकता के कारण जो ये मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति है, इसको क्या कहते हैं, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो बताना है आपको कि पूर्व पाषाण युग का प्रमुख उद्यम क्या था। शिकार था, कृषि था, पशुपालन था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, शिकार। जो पाषाण युग के लोग थे, अधिकता उनका प्रमुख उद्यम ही क्या था, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। आइए हम इसकी व्याख्या को देख लेते। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट यानी शिकार में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर क्या करते थे, डिपेंडेंट थे, निर्भर हुआ करते थे। ये इन सभी का जो है खाकर वो अपने जीवन यापन किया करते थे। आइए हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ गए। हमारा लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। ये जो पूर्व पाषाण कालीन मानव है ना बच्चों, इनका मुख्य धंधा क्या था? कृषि था, शिकार था, या पशुपालन था, या मिट्टी का बर्तन बनाना। और यह आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है शिकार। इनका पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार ही था। आइए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। यह हमारा लास्ट प्रश्न है। प्राचीन भारत में कृषि की प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव, या गिलुंद। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि कृषि के प्राचीनतम उल्लेख आपको कहाँ से मिलते हैं, आपको यह बताना है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी हुई, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले मेहरगढ़ से ही आपको क्या मिलते हैं, कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले, किस जिले में? उत्तर प्रदेश में, और वो भी संत कबीर नगर जिले में स्थित लूहरा देव है। क्या है? लूहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि चावल के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोहरा देव से प्राप्त हुए। वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल, तो ये तो नवीन खोज है, लेकिन इससे पूर्व उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके? तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है आपका बच्चों? आपका मेहरगढ़ है, जो कि आपका कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जो कितना पुराना? 7000 ईसा पूर्व के किसके साक्ष्य मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं बच्चों। और जबकि लोहरा देव जो कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला महाद्वीप उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले में लोहरा देव है। यहाँ से आपको लोहरा देव से आपको किसके साक्ष्य मिले? चावल के। लेकिन मेहरगढ़ से आपको किसके? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल क्या है? कोलडीवा है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। किसके? चावल की भूसी के माना जाता है था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। तो पहले क्या रहता था कि मेहरगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता था, लेकिन अभी नवीन जो खोज की गई है उसके हिसाब से जो लोहरा देव है, लोहरा देव अगर ऑप्शन में आपका रहता है तो वह बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आपको एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको कोई जो है वो डाउट ना रहे। तो जो
संत जो आपका बच्चों संत कबीर नगर है, उसमें जो लोहरा देव है, यहाँ से आपको 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साँचे और भी पुराने प्राप्त हुए, और यह आपकी क्या नवीनतम खोज है। इसलिए अगर ऑप्शन में आपको लोहरा देव दिया है तो उस पर ही टिक मारिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया और मेहरगढ़ दिया हुआ है, जो कि आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, 7000 ईसा पूर्व, यहाँ से भी आपको गेहूँ के साँचे मिले हैं, तो मेहरगढ़ पे टिक मारिएगा। बस मेरा यही कहना है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। और आपके अगर कॉन्टैक्ट में कोई प्राचीन इतिहास की और राजनीति शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मेरी वीडियोज़ बिल्कुल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।